यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। नमस्कार भारतवर्ष के युवा कर्णधारों एवं मेरे युवा साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। आज पूरा देश भारत की आजादी के इस 74वें सालगिरह के जश्न में डूबा हुआ है। हालांकि हम कोरोना के वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे उत्साह में, हमारे जोश में, हमारे जज्बे में, हमारी ऊर्जा में कोई कमी नहीं। आज पूरा देश कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर सुदूर उत्तर पूर्व के गांवों तक भारत की जश्न आजादी में डूबा हुआ है। और आज कश्मीर, जो हम कहते थे कि भारत का अंग है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम भारत को बताते थे, लेकिन उसमें संवैधानिक अड़चनें थी। उन संवैधानिक अड़चनों को समाप्त हुए भी 1 साल पूरा हो गए हैं। इसलिए एक बार फिर से इस स्वतंत्रता दिवस की आप सबों को ढेरों शुभकामनाएं। इस कोरोना के संकट में हम एक जगह इकट्ठे नहीं हो सकते, हम जुट नहीं सकते, लेकिन आज हमारे पास तकनीक है और हम तकनीक के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं और हम अपनी बातों को पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस भारतवर्ष को 15 अगस्त 1947 को लगभग 200 वर्षों की अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी मिली। इस आज़ादी के लिए न जाने कितने भारत माँ के वीरों ने, भारत माँ के सपूतों ने अपने प्राण की आहुति दी, अपनी बलिदानी दी, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली। और इन बलिदानियों में कोई एक वर्ग, कोई एक जाति, कोई एक लिंग, कोई एक धर्म, कोई एक अवस्था के लोग नहीं थे। इसमें आपको 16 वर्ष की आयु से लेकर और गांधी जैसे 80 वर्ष की उम्र के बूढ़े तक संघर्ष में दिखाई देंगे। आपको खुदीराम बोस दिखाई देंगे, आपको भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। आपको इसमें प्रत्यक्ष रूप से इतने लोग दिखाई देंगे जो स्वतंत्रता की संग्राम में अपने आप को तन मन धन हर तरफ से अपने आप को उसके लिए अर्पित कर दिए, आहूत कर दिए अपने आप को, तब जाकर हमें आजादी मिली। हम युवाओं के लिए तो सबसे बड़े उदाहरण भगत सिंह हैं, हमारे लिए उदाहरण खुदीराम बोस हैं, हमारे लिए उदाहरण सुखदेव हैं, राजगुरु हैं। क्या जरूरत थी, आप सोचिए, क्या जरूरत थी एक युवा को कि वो अपना सब कुछ छोड़ के अंग्रेजों के खिलाफ बगावत कर दे, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल फूंक दे और उसकी अगुवाई करे और अंग्रेजों को मजबूर करे भारत छोड़ने के लिए। अंग्रेज इतना डरे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से कि एक कायर की तरह उनकी जो समय तय की गई थी उस समय पे भी उन्होंने फांसी नहीं दी, तय समय से पूर्व फांसी दे दी। ये भगत सिंह का डर था अंग्रेजों के दिल और दिमाग में, ये सुखदेव राजगुरु का डर था। और यही भारतीयता है, यही भारत का राष्ट्र प्रेम है और हर एक युवा के मन में यह राष्ट्र प्रेम है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत क्या है? भारत लकीरों से खींचा हुआ एक भूभाग नहीं है। भारत दिलों में बसता है, भारत मन में बसता है, भारत विचारों में बसता है। भारत वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा का देन है। कहते हैं कि विष्णु पुराण का हमें एक श्लोक याद आ रहा है, उसमें लिखा गया था, गायंती देवा अखिल गीतकानी धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे सवर्गा पौर्गा अस्पद हेतु भूते भवंती भूया पुरुषा श्रुत्वात्। कहते हैं कि देवतागण भी गीत गाते हैं, देवतागण भी गीत गाते हुए कहते हैं कि यह भारत भूमि धन्य है, धन्य है भारत भूमि में मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाले लोग। जो मनुष्य के रूप में भारत भूमि में जन्म लेते हैं उनका पद देवत्व से भी बढ़कर होता है। तो हम ऐसे
मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम बलिदानियों की मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम सभ्यता की मिट्टी में पैदा हुए हैं, हम संस्कारों की मिट्टी में पैदा हुए हैं। हमें अपने आप पे गर्व होना चाहिए। ये भाषाएं, ये जाति, ये धर्म हमें अलग नहीं कर सकते, हमें कमजोर नहीं कर सकते। हमारी हजारों वर्ष पुरानी परंपरा, हमारी हजारों वर्ष पुरानी सभ्यता हमें एक करके रखी है। जैसा मैंने शुरू में कहा कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारा। भारत के समकालीन सभी सभ्यताएं उस समय की नष्ट हो गई। आज कोई अगर जिंदा है तो वह केवल भारत जिंदा है, या भारत की सभ्यता की देन है, या भारत की संस्कृति की देन है। जो पश्चिमी सभ्यता वाले भारत को अज्ञानी, भारत को परिवर्तन को स्वीकार न करने वाले कहा करते थे, आज वे भारत को समझ पा रहे हैं। वे खुद नष्ट हो चुके, उनका कहीं कोई अस्तित्व नहीं बचा। दुनिया में अगर कोई बचा है तो वह सिर्फ भारत बचा हुआ है। ये भारत के संस्कार हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि हम पूरी तरह से पदार्थवादी हो जाएं, हम पूरी तरह से पश्चिम सभ्यता को, वेस्टर्न सिविलाइजेशन को अपना लें। हम भारत को एक ऐसा वृक्ष बनाना चाहते हैं जिसके जड़ में सभ्यता और संस्कृति हो, जिसके जड़ में सभ्यता और संस्कृति हो, और वह बढ़े, फले फूले, उसकी शाखाएं निकले तो वह विज्ञान और तकनीक के सहारे निकले। ना हम अपनी जड़ को छोड़ना चाहते हैं और ना हम डालियों को, फलों फूलों को बढ़ने से रोकना चाहते हैं। लेकिन आप सोचिए 1947 से पहले, ठीक ना, किशोरावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के लोग क्यों निकले थे? आखिर उनके मन में क्या था? वे कैसा भारत देखना चाहते थे? उनके मन में आजादी का सपना था, उनके मन में स्वतंत्र सांस लेने की एक ललक थी, एक आत्मबल था, एक इच्छा थी जिसको वो लेके निकले थे। वे सबके लिए समानता हो, सबके लिए न्याय हो, ठीक ना, वैसा भारत देखना चाहते थे। आप सोचिए, क्या हम वैसा भारत देने में, अपने पूर्वजों को वैसा भारत देने में, जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिए, जिन्होंने इस देश के लिए शहादत दी, उस समय से लेकर आज तक भी हम सीमाओं पे अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए शहादत दे रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि इन बलिदानों का जिन कारण से ये बलिदान लोग दे रहे हैं, क्या हम उस चीजों को समझ पा रहे हैं? उसको सफल करने में पूर्ण हो रहे हैं? भारत विश्व गुरु रहा है और भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है। यह भारत में सामर्थ्य है। केवल जरूरत है आज के युवाओं को आत्मबल मजबूत करने की, एक होने की, भाषाई बाध्यता दूर करने की, धार्मिक बाध्यता दूर करने की, जातिगत बाध्यता दूर करने की, और एक होकर दुनिया के सामने आवाज उठाने की कि हम भारतीय हैं। मैक्स मुलर ने कहा था कि अगर कोई देश है जो मानवता के लिए पूर्ण और आदर्श है तो मैं एशिया की ओर उंगली उठाऊंगा जहां भारत है। मैक्स मुलर जर्मनी के हैं। उन्होंने भारत को समझा, भारतीयता को समझा। आज मैं चाहता हूं कि हम उन विचारों की ओर चलें जिसके लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, इन तमाम लोगों ने अपनी शहादत दी, अपने बलिदान दिए। हमें उस विचारों को देखना चाहिए। आज विशेष करके जब हम कहते हैं समान अधिकार एवं समान न्याय इस स्वतंत्र देश में, जब 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, तो आप बताइए कौन लोग स्वतंत्र हुए? क्या केवल उच्च वर्ग के लोग स्वतंत्र हुए? कुलीन वर्ग के लोग स्वतंत्र हुए? अगड़ी जातियों के लोग स्वतंत्र हुए? केवल पुरुष स्वतंत्र हुए? क्या पिछड़ी जातियों के लोग फिर अभी भी गुलामी कर रहे हैं? आर्थिक रूप से पिछड़े लोग गुलामी कर रहे हैं। जातिगत दुर्घटनाएं अभी भी हैं। महिला आज भी बंद है। आपके पास अपवाद हो सकते हैं, शहरों में ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन भारत की अभी भी 75% जो पॉपुलेशन है वो गाँव में रहती है। और समस्या तभी निदान होगी, समस्या का हल तभी होगा जब यह परिवर्तन गांव से होगा, क्योंकि असली भारत गांव में ही है। हमें गांवों को बदलना है, हमें महिलाओं की स्थिति को, लड़कियों की स्थिति को तय करना है। आप सोचिए कि जब घर में एक साथ एक लड़का पैदा होता है, एक लड़की पैदा होती है, लेकिन जो लड़का जैसे जैसे बड़े होते हैं, 5 साल 10 साल तक कोई बाध्यता नहीं होता है, लेकिन जब लड़की बड़ी होने लगती है उसके पास तमाम तरह की दिक्कतें आने लगती हैं हमारे समाज में। और विशेष तौर पे मैं बिहार के संदर्भ में अगर बात करूं तो यह समस्याएं बहुत जटिल हैं। एक लड़की को अपने जन्म से लेके और उसके शादी तक वो पिता के संरक्षण में रहती है। वो बाहर कब जाएगी, कब नहीं जाएगी, ठीक ना, वह कैसे निकलेगी, वह कब निकलेगी, वह क्यों जा रही है, उसको हर बात पे टोका जाता है। आप सोचिए, हम कहते हैं कि हम सबको समानता न्याय दे रहे हैं, लेकिन
कानूनी तौर पे समानता आप दे सकते हैं, जब तक यह सामाजिक तौर पे हमारे समाज में नहीं उतरेगा तब तक यह सफल नहीं हो पाएगा। आप अपने बाजार में निकलिए, आप देखिए कि वहां पे पुरुष कितने हैं। अगर आप मिलाइएगा तो 10% महिलाएं होगी, मैक्सिमम 10%, ठीक है, नहीं भी हो सकती है। बाजार की दुकानों में देखिए आप कितनी महिलाएं वहां काम करती हैं। आप इसके लिए हमें अपवाद दे सकते हैं, लेकिन अपवाद उदाहरण नहीं बन सकता। जो समाज की सामान्य चीजें हैं, जो एवरेज है, उसी को हम लेके देखते हैं। हमें महिलाओं, आज लड़कियां पीछे रह जाती हैं, आप कहिएगा कि नहीं पीछे रह पाती, बहुत सी लड़कियां आगे निकली हैं, लेकिन वो अपने दम पे निकली है। वो समाज उनको नहीं दे रहा, समाज तो उनको बंधक बना के रखा है, उसको घरों में बांध के रखा है, उसको निकलने नहीं देता, पढ़ने नहीं देता। लड़के ग्राउंड में खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती, लड़के बाजार जाते हैं, लड़कियां नहीं जाती, लड़के पढ़ते हैं, लड़कियां नहीं पढ़ती, लड़कों की शादी की चिंता नहीं होती, लड़कियों की चिंता होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में? आप सोचिए, जब जितना राइट टू लाइफ लड़कों का है उतना ही राइट टू लाइफ लड़कियों का भी है, फिर भेदभाव क्यों? उन पे अत्याचार क्यों? मैं चाहता हूं कि ये बातें, पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये रूढ़िवादी लोग जिनकी उम्र हो चुकी है, वे तो पहले इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। आप युवा हैं, इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, आप इस बात को स्वीकार करिएगा। परिवर्तन के लिए खड़ा होइएगा, नहीं होइएगा ये आपके विचार पे है, लेकिन आप इस बात को स्वीकार करिएगा, इतना तय है। तो देखिए, आज हमें लड़कियों को आजाद करना है। जो दुनिया के देश आगे हैं, क्यों आगे हैं? हम क्यों पिछड़े हुए हैं दुनिया से? भारत पीछे कहाँ है, क्यों है? भारत में बिहार क्यों पीछे है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने आधे आबादी को, आधे लोगों को घरों में बंद करके रखे हैं। उन्हें घर से हम निकलने नहीं दे रहे, उनको काम नहीं करने दे रहे। आप सोचिए, जहाँ 50 हाथ काम कर रहे हैं, तो अगर हम आधी महिलाओं को निकलने दे, आधे लड़कियों को निकलने दे, तो वहाँ 100 हाथ होंगे। जहाँ एक चीज बनता है वहाँ 2 चीज बनेगा। जहाँ 1 लाख का प्रोडक्शन होगा वहाँ 2 लाख का प्रोडक्शन होगा। फिर हम उनको बंद करके क्यों रखे हैं? कौन मनुस्मृति आप लोग पढ़े हैं जहाँ पे लिखा है कि महिलाएं घर में रहेगी, पुरुष बाहर रहेंगे, महिला पे पति का हक है, जो कहेगा वो करेगी? ऐसा किसी मनुस्मृति में नहीं लिखा है। दोनों का इक्वल राइट टू लाइफ है कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, और दोनों को बराबर हक मिलना चाहिए। और अगर ये सब हम नहीं कर पाए तो इसी कारण हम पीछे हैं, यही कारण हम पीछे हैं। एक सामान्य सा बात मैं आपको बताता हूँ जो मेरा अनुभव है। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी कुरीति है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा, यहाँ यह एक ऐसी प्रथा है जिसमें लड़के बेचे जाते हैं। जैसे गधे के बेचे जाते हैं, घोड़े बेचे जाते हैं, वैसे लड़के बेचे जाते हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे लड़के बेचे जाते हैं। यह दहेज हमारे समाज में एक दानव की तरह है, एक राक्षस की तरह है। यह न जाने कितनी बहनों को, हमारी कितनी बहनों की अपने काल के गाल में यह ले चुका है। और इसके कारण कितनी हमारी बहनें प्रताड़ित हो रही है। एक सामान्य अनुभव मैं बताता हूँ। एक बाप है, उस बाप का एक बेटा है और एक बेटी है। कंट्राडिक्शन कहाँ होता है आप देखिएगा। वही बाप बेटा की शादी करने के समय दरवाजे पे ठाठ से बैठ जाता है कि मैं इतना दहेज लूंगा तो करूंगा, नहीं लूंगा तो नहीं करूंगा। आप सोचिए, वही बाप जब लड़की की शादी करने जाता है तो वहां पे वो गिड़गिड़ाता है कि दहेज के कारण हमें, हमारे पास हजारों समस्याएं हो रही है। अब बताइए, अब इस समस्या का निदान कैसे निकलेगा? वही बाप बेटा के समय उसी समस्या को जन्म दे के बैठ जाता है, और वही बाप रोते फिरता है जब लड़की की शादी करनी होती है, बेटी की शादी करनी होती है, कि यह हमारे लिए समस्या है। मैं युवाओं से निवेदन करता हूं, आप खड़ा होइए, आप जगिए, आप में हिम्मत है। आप कोई गधे बकरे नहीं है कि आपके दाम तय किए जाते हैं। हम 8 लाख में बेचे जाएंगे, हम 10 लाख में बेचे जाएंगे, हम 15 लाख में बेचे जाएंगे। ये समस्या कैसे खत्म होगी हमारे समाज से? आप सोचिए, आपके लिए अवसर है, आपके बहन के लिए समस्या है, तो आप कैसा समाज देना चाहते हैं अपनी बहन को? आधी आबादी को यह पुरुष प्रधान समाज है, यह नहीं समझ सकता महिलाओं की पीड़ा को, क्योंकि यहाँ तो यह इतना पुरुष प्रधानवादी समाज है कि इसको लगता था कि अगर एक पति मर गया तो उसकी पत्नी को उसके साथ जला देना चाहिए। यही सती प्रथा थी जो राजा राम मोहन राय लॉर्ड विलियम बेंटिंग के साथ मिलकर इसको खत्म किए। तो यह तो पुरुष प्रधानवादी सोच आप तो देखिए,
कि अगर एक पति मर जाए तो उसकी पत्नी का जीने का अधिकार नहीं देता, उसको जिंदा जला देता है। तो क्या आप ऐसा समाज चाहते हैं? आप अपनी बहनों के लिए ऐसा समाज चाहते हैं? आप बदलिए, बदलाव के लिए खड़े होइए। नहीं तो इतिहासों के एक बहुत सुंदर कवि है, उन्होंने लिखा था कि द्रौपदी के चीरहरण पर जो जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। द्रौपदी का चीरहरण हुआ तो वहां पे द्रोणाचार्य जैसे महान व्यक्ति, कृपाचार्य जैसे महान व्यक्ति, भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति, सबको इतिहास ने कालखंड में गलत लिखा कि आप गलत थे, आप कायर थे। द्रौपदी के चीरहरण पर मैं फिर दोहराता हूं, जो जो चुप पाए जाएंगे, इतिहासों के कालखंड में सब कायर कहलाएंगे। आज से 100 वर्ष बाद, 200 वर्ष बाद ये तो होना ही है। महिलाएं प्रधानता से उभर कर आएगी, लेकिन देरी से आएंगी, और उस समय वे लिखेंगी, इतिहास में लिखेंगी कि इस कालखंड के पुरुष ऐसे थे जो हम पे इतना अत्याचार करते थे, हमें घर से नहीं निकलने देते थे, हमें खेलने नहीं देते थे, हमें दौड़ने नहीं देते थे, हमें नौकरी के लिए आगे नहीं बढ़ने देते थे। ये महिलाएं आपको लिखेंगी कि आप अत्याचारी थे, और अगर आज आप इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो इतिहास आपको माफ करेगा, नहीं तो अन्यथा इतिहास किसी को माफ नहीं किया। इतिहास द्रोणाचार्य को माफ नहीं किया है, इतिहास भीष्म पितामह को माफ नहीं किया है। आप समझिए, आजादी का मतलब केवल स्टेटस लगाने, फेसबुक पे लिख देने से नहीं है। यह संकल्प का दिन है, और मैं इन सब चीजों को लेकर बढ़ना चाहता हूं। युवा बढ़ सकते हैं, आप एक होइए, आप जुड़िए, आप किसी तरह से एक होइए और सामाजिक बदलाव के लिए एक होइए, जुड़िए। जो भी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो हमें भारत और भारतीयता को कमजोर करती हैं, उसके खिलाफ आप एक होइए। जो हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ने में, विकास करने में बाधा उत्पन्न करती है, आप उसके खिलाफ एक होइए और आवाज उठाइए। पूरी दुनिया आपकी आवाज को सुनेगी। 15 वर्ष की लड़की ग्रेटा थनबर्ग पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन के लिए, जलवायु संरक्षण के लिए, पर्यावरण बचाने के लिए यूनाइटेड नेशन में भाषण देती हैं, और उसके पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष बैठ के नीचे सुनते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपके लिए काम करने का यही सही समय है? युवाओं के लिए काम, आप युवा हैं, आप सोचते हैं कि बड़े लोग करेंगे, नहीं, आप में ऊर्जा है, आप बदलाव कर सकते हैं। एक उम्र के बाद आदमी बदलाव नहीं कर पाता, उसके पास असुरक्षा की ढेरों भावनाएं पैदा हो जाती हैं। इसलिए आप में परिवर्तन करने की हिम्मत है, ताकत है, और आप आगे बढ़िए। जब मैं ये सब बातें दोस्तों से कहता हूँ, अपने तमाम साथियों से कहता हूँ, वे कहते हैं कैसे हो सकता है, हम कैसे बदल सकते हैं? तो जब समाज हम ही से है, हम ही मिलकर समाज बनाते हैं और हम ही नहीं बदल सकते, तो बताइए कैसे हो? मैं कहता हूं कि युवा आगे बढ़कर आए, कहे कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम नहीं लेंगे दहेज। और अगर आप सोचिए क्या होगा अगर पूरे बिहार की, पूरे भारतवर्ष की लड़कियां एक साथ एकत्रित हो जाए और कहे कि जो लड़का दहेज लेगा हम उससे शादी नहीं करेंगे। आप सोचिए आप क्या कर सकते हैं। मैं लड़कियों से विशेष तौर पे आग्रह करता हूं, अगर आप ये देख रही है एक भी लड़की, तो आप इसको और लोगों तक पहुंचाइए। आप आगे आइए अपने लिए, आप कहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे। आप बहिष्कृत कीजिए दहेज लेने वालों को, खत्म कीजिए इस प्रथा को। कब तक हम सहते रहेंगे इन कुरीतियों को, कब तक? आप खुद बताइए। इसके बाद मैं तो कहता हूं मेरे जीवन के कुछ खास संकल्प हैं, और यदि परमात्मा की इच्छा हुई और मैं जीवित रहा तो मैं उन्हें सफलता तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। मैं नहीं जानता मुझे सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन किसी महान आदर्श को लेकर उसके पीछे अपना सारा जीवन बिता देना, किसी महान आदर्श को लेकर उसके पीछे अपना सारा जीवन बिता देना, मेरी समझ में यह एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो एक तुच्छ मनुष्य के जीवन मूल्य, इस तुच्छ मनुष्य का मूल्य क्या है? तुच्छ मनुष्य जीवन का क्या मूल्य है? सब लोग जन्म लेते हैं, सब लोग सांस लेते हैं, पीते हैं, खाते हैं, सब लोग जीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, एक दिन सब मर जाते हैं। दुनिया आपको क्यों याद रखेगी? आप दुनिया के लिए कुछ दे के जाइए, आने वाली पीढ़ी के लिए समाज को और उदार बना के जाइए, और लिबरल बना के जाइए, सबके लिए समानता और न्याय के लिए लड़ के जाइए। सबको एक दिन मरना है, कौन नहीं मरेगा? कोई यहाँ धरती की उम्र तय है, सूर्य की उम्र तय है, तो हमारी क्या औकात है? हम कितने दिन जिएंगे? मुझे लगता है कि जीवन की महानता इसी में है कि उसे किसी महान आदर्श के पीछे लगा दिया जाए।
हमारा जीवन सफल होगा। हमारा जीवन सफल हो जाएगा अगर उसे हम किसी महान आदर्श के पीछे लगा दें। आप सोचिए, हमारे भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश है। हमारे पास जमीन कम है, हमारे पास जनसंख्या दुनिया की सबसे ज्यादा है। हमारे पास, और बिहार में, भारत में भी सबसे ज्यादा बिहार में जनसंख्या घनत्व है। आप सोचिए क्या जरूरत है हमें 5 बच्चे पैदा करने की, 6 बच्चे पैदा करने की। हम एक ही पैदा करें, उसको बेहतर पढ़ाएं, उसको बेहतर शिक्षा दें। अब तक जो हुआ उसको छोड़ दीजिए, अब आगे से नहीं होगा इसका संकल्प करिए। इस स्वतंत्रता दिवस के दिन को आप एक संकल्प का दिन बनाइए। मेरे साथ संकल्प करिए, युवा संकल्प करें। जो हो गया इतिहास में, जो बीत गई सो बात गई। जो तीर कमान से निकल गई है अब उसको नहीं पकड़ा जा सकता, लेकिन जो अभी तीर छोड़ना है उसको हम तय करें कि हम क्या करेंगे आगे भविष्य में। हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए लोगों को जागरूक करें। यह बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी करती है, बहुत बड़ी समस्या खड़ी करती है। आप सोचिए, सरकारें तय करती हैं कि हम 20 लोग आज हैं, इनको रोजगार देंगे, और सरकार का यह जब तक नियम जमीन पे, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है तब तक हम बढ़कर 50 हो चुके होते हैं। तो सरकार ने तो 20 को रोजगार दिया, लेकिन 30 फिर बेरोजगार हैं। आप सोचिए, हम आजादी के समय 30 करोड़ थे, आज हम 130 करोड़ हैं। खेती के लिए जमीन नहीं बचेगा, रहने के लिए जमीन नहीं बचेगा, साधन कम होंगे, लोग ज्यादा होंगे, विकृति समाज में फैलेगी, लोग आपस में लड़ेंगे, दुर्भावनाएं पैदा होंगी, तरह तरह की समस्याएं पैदा होंगी। उतने लोगों के लिए उतना बेहतर संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाएगा। तो अभी तक हम जितना भी हैं, अब से तो हम बदलाव करें, अब से हम बदलाव के लिए बढ़ें। मैं फिर कहता हूं, युवा बदल सकते हैं। अगर कोई बदल सकता है तो वो केवल युवा बदल सकते हैं। उसके बाद हमारा एजुकेशन सिस्टम, आप देखिए क्या है। सबसे पहली चीज तो हम अंग्रेजी बोलने वालों को, खासकर हमारे बिहार जैसे रीजन में, बिहार कहने का मतलब बिहार, यूपी, झारखंड, आप इसको समझिएगा, ये सब बिहार कल्चर है। यहाँ अंग्रेजी बोलने वाला वो चाहे कुछ भी बोले, उसको हम मान लेते हैं कि यह ज्ञानी आदमी है। अंग्रेजी बोलना ज्ञानी होने की पहचान है यहाँ, जबकि इसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है ज्ञान से। अंग्रेजी का, अंग्रेजी बोलने वाला महामूर्ख भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह ज्ञानी हो। जैसे हिंदी एक भाषा है, वैसे अंग्रेजी भी एक भाषा है। लेकिन हमारी एजुकेशन सिस्टम ने अंग्रेजी को ऐसा बनाया है कि लड़का घर में अंग्रेजी बोलता है, रास्ते में बस में हिंदी बोलता है, स्कूल में जाके इंग्लिश बोलता है। हम कैसे विकास करेंगे? आप दुनिया के विकसित देशों को देखिए, मैं आपके पास रखता हूं उदाहरण, आप तय करिए, आप रिसर्च करिए। हम रिसर्च को आपके सामने रख रहे हैं। चाइना दुनिया में इतनी तेजी से विकास कर रहा है, वहां इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, वहां लोग चाइनीज पढ़ते हैं। जापान दुनिया में संसाधन कम होने के बावजूद एक विकसित देश, वहां थोड़ा भी इंग्लिश नहीं पढ़ाया जाता, वहां सब लोग जापानीज पढ़ते हैं। रसिया इतना पावरफुल देश, वहां भी इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती, वहां पूरा रसियन पढ़ाया जाता है, वहां तो इंग्लिश लिखा भी नहीं जाता है, वहां कोई इंग्लिश नहीं समझता। वहां के लोग तो इंग्लिश की अपेक्षा रसियन के बाद हिंदी पढ़ना अच्छा सोचते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। फ्रांस में लोग फ्रांसीसी बोलते हैं, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं। लेकिन हमारे भारत में हम अपनी लोकल भाषा को, हम अपनी मातृभाषा को नहीं बोलना चाहते, हम उसको सुपीरियरिटी देते हैं। यह हमारी गुलामी सोच है। जब आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो केवल कानूनी रूप से, संवैधानिक रूप से हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जो हमारी सोच में गुलामी है उससे हम कैसे आजाद होंगे? जो हमारी सोच में गुलामी है उससे हम कैसे आजाद होंगे? आप बताइए। यह मानसिक गुलामी है अंग्रेजी हमारे लिए। अंग्रेजी भारत की भाषा नहीं है, अंग्रेज की संस्कृति भारत की भाषा नहीं है। हम अंग्रेजी सीखेंगे लेकिन अंग्रेज नहीं बनेंगे, इतना तय करिए। हम अंग्रेजी कल्चर नहीं लेंगे, हम इंग्लिश लैंग्वेज एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन के रूप में लेंगे। यह संचार का माध्यम होगा, अभी मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन होगा, लेकिन यह हमारे कल्चर में नहीं ढलना चाहिए। अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी में तरह तरह के बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार भी इस बात को अब रिकॉग्नाइज कर रही है कि हमें इन सभी चीजों को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आप सोचिए, आपकी सोच आपकी मदर टंग में ही उत्पन्न होती है। हम दिमाग में सोचते हैं, उसके बाद इसमें ट्रांसलेटर सेट करते हैं पूरा प्रैक्टिस करके,
और ट्रांसलेटर के बाद वह मुंह से निकलता है ट्रांसलेट होके इंग्लिश में, फ्रांसीसी में, जर्मन में, संस्कृत में। लेकिन हम तो भोजपुरी में सोचते हैं, हम तो हिंदी में सोचते हैं, बंगाल के लोग बंगाली में सोचते हैं, महाराष्ट्र के लोग मराठी में सोचते हैं। सब अपने अपनी लोकल भाषा में ही सोच आपकी पैदा होती है, ये जान लीजिए। सोच हम इंग्लिश में नहीं सकते। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को बदलने की जरूरत है। एजुकेशन सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो आप देखिए बिहार में प्राइवेट स्कूल किस तरीके से बढ़ रहे हैं। भारत में सबसे कम जीडीपी वाला राज्य है बिहार, सबसे कम इसके पास पैसे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूलें किस तरह से खुल रही है। हजारों हजार रुपये महीना है उसका, फैसिलिटी उसमें हो ना हो, पैसा तो खूब लगता है। बच्चे के पीठ पे बच्चा सीधा से खड़ा नहीं हो पाता, 20-20 किलो का वजन का इतना किताब लाद दिया जाता है। यह कैसे एजुकेशन सिस्टम है मेरा? हम लोग किस ओर बढ़ रहे हैं, आप खुद सोचिए। अब आप सरकारी स्कूलों के हालात को देखिए। यहाँ पे तो सब लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूल का टीचर का घर बेहतर होता है, जबकि सरकारी स्कूल का पढ़ाई ठीक नहीं होती। जबकि प्राइवेट स्कूल के टीचर का घर, ठीक ना, बेहतर नहीं होता, लेकिन प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई ठीक होती है। क्योंकि हमारे यहाँ एक धारणा है, विशेषकर अगर मैं बिहार में बात करूं तो यहाँ लोग सरकारी नौकरी इसलिए खोजते हैं क्योंकि मेहनत तभी तक करना है जब तक नौकरी नहीं मिली है। हम नौकरी ले लेंगे, उसके बाद काम बंद, हम कुर्सी तोड़ेंगे। ये सामान्य धारणा है। मैं अगर अपने लोकल की एक बात बताऊं आपको, तो एक स्कूल है जिसका क्लास है केवल 1 से लेकर 8 तक। क्लास है, सेक्शन छोड़ दीजिए, क्लास है 1 से 8 तक, और उसमें बस 3 टीचर हैं, केवल 3। आप कल्पना करिए, क्या ये खिलवाड़ नहीं हो रहा है लड़कों के साथ? जो हर साल पास आउट हो रहे हैं उससे लड़के, वो क्या पढ़ के जा रहे होंगे, आप खुद बताइए। 8 क्लास 3 टीचर, कैसे? ये पूरा का पूरा मजाक बनाकर रखा गया है। हम छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ते हैं, लेकिन हम समाज के लिए नहीं, कभी एक नहीं हो पाते। मैं सब युवाओं से कहता हूं, आप एक होइए। आप गांव स्तर पे, मोहल्ला के स्तर पे, अपने पंचायत के स्तर पे, जिला के स्तर पे एक कनेक्टिविटी बनाइए और बदलाव के लिए एक होइए। इसको लाइए, राष्ट्र के सामने दिखाइए कि हम बदल सकते हैं। हम में हिम्मत है, हम बदल कर दिखाएंगे, दुनिया को हम रास्ता दिखाएंगे कि बदलाव कैसे हो सकता है। हम बदलाव के वाहक बनेंगे। अब बताइए, सरकारी स्कूल में 8 क्लास 3 टीचर, पूरे गांव के लोगों में से किसी को कोई मतलब नहीं है कि यहाँ कैसे पढ़ाई होती है, और वहां 500-500 हजार लड़के पढ़ते हैं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। कोई जाके ब्लॉक के एजुकेशन अफसर से नहीं पूछता, ब्लॉक के डेवलपमेंट अफसर से नहीं पूछता कि कैसे स्कूल चल रहा है, क्यों चल रहा है। भाई उसमें ताला मार दीजिए, बंद करिए इसको। क्यों सरकारी खर्चे को हम लेकर ढो रहे हैं? बिल्डिंग पढ़ाएगा, पढ़ाना तो टीचर को है, आप वहां पे टीचर दे नहीं रहे, कैसे क्लास चलेगा? ये मजाक हो रहा है। हर साल जो उससे लड़के निकल रहे हैं, बताइए वे क्या करेंगे? बिहार में शिक्षक के नियोजन रोजगार के तौर पे देखा जाता है कि शिक्षकों की भर्ती रोजगार, इसको रोजगार के तौर पे मत देखिए, यह बहुत बड़ी गलती है आपकी। आपको इसको देखना है, आप इसको देखिए कि वह व्यक्ति, हमें उस व्यक्ति को टीचर के रूप में सेलेक्ट करना है जो आने वाले लड़कों को, ये जो देश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, उनके कंधों को मजबूत कर सके, ताकि वे भारत को दुनिया के सामने आगे तक ले जा सके। उसको दुनिया में राजनीतिक नेतृत्व भारत प्रदान करे, सांस्कृतिक नेतृत्व भारत प्रदान करे, आध्यात्मिक नेतृत्व भारत प्रदान करे, आर्थिक नेतृत्व भारत प्रदान करे। क्या ऐसे लड़के प्रदान करेंगे? ऐसे लड़के प्रदान करेंगे 1 से 8 तक क्लास और 3 शिक्षक। लेकिन गांव के लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। मैं कहता हूं, आप एक होइए, आप आवाज उठाइए, चलिए ब्लॉक पे धरना दीजिए। कौन नहीं सुनेगा? सोशल मीडिया का जमाना है। आपकी आवाज, आप एक गांव में आंदोलन करेंगे तो पटना तक सुनाई देगी, दिल्ली तक सुनाई देगी, दुनिया तक सुनाई देगी। हमारे गांव में अस्पताल है, स्वास्थ्य का उपकेंद्र है, स्वास्थ्य उपकेंद्र है, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं है, वहां दवा नहीं है। तो बिल्डिंग क्यों बनाया गया है? बिल्डिंग में ताला मारे गांव के लोग, सब लोग एक होकर ताला मारे। जब ये खुला है, यहाँ इलाज होना नहीं है, यहाँ दवा मिलनी नहीं है, डॉक्टर बैठना नहीं है, उसमें ताला लगाइए, उसको तोड़ दीजिए, नहीं रहेगी चीजें। हम क्यों रखे हैं इसको? तो लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। हम सब आपस में लड़ते रहते हैं, हम सब एक साथ बढ़ सकते हैं। आप सोचिए, हम बढ़ेंगे, आप सोचिएगा मैं बढ़ जाऊंगा, वो सोचेगा मैं बढ़ जाएगा। सब आदमी अपना इंडिविजुअली सोचते हैं। अगर सोशली सोचें कि हमारा गांव बढ़ेगा तो गांव के साथ हम सब लोग बढ़ जाएंगे, हमारा राज्य बढ़ेगा तो राज्य बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, हमारा देश बढ़ेगा तो हम देश के साथ हम सब आगे बढ़ेंगे।
हमें खत्म करना है। हमें महिलाओं को, लड़कियों को और अधिक उनको मजबूत करना है, उनको और स्वतंत्रता देनी है, और आज़ादी देनी है। हमें दहेज प्रथा को खत्म करना है, हमें जनसंख्या विस्फोट को रोकना है, इसको नियंत्रित करना है। सरकारें नहीं कर सकती। राजनीति केवल वही काम करती है, जो राजनीति के छात्र होंगे वे समझेंगे कि राजनीति केवल वही काम करती है जिससे उसका राजनीतिक लाभ होता है। उसमें विकास भी एक हो सकता है। आप इस बात को समझिए, जो राजनीति के स्टूडेंट होंगे वे मेरी बात को बेहतर समझेंगे। राजनीति केवल वही काम करती है, राजनीतिक लोग केवल वही काम करते हैं जिससे उनको राजनीतिक लाभ होता है। उसमें विकास भी हो सकता है, वे विकास नहीं करते, उसमें विकास भी शामिल हो सकता है राजनीतिक लाभ में। एक ये सामाजिक बदलाव है। आप सोचिए, राजा राम मोहन राय के खिलाफ चुनौतियां नहीं आई होंगी जब सती प्रथा के खिलाफ उन्होंने पूरे देश में आंदोलन छेड़ दिया और उसको समाप्त कर दिए। आप अगर सत्य के राह पे एक कदम भी चलते हैं तो आपको बाधा आनी ही आनी है। विवेकानंद ने कहा है कि अगर आप सच्चाई के राह पे चलते हैं और आपके सामने अगर बाधा न आए तो आप समझ लीजिए कि वह राह सच्चाई की नहीं है। क्योंकि आज के समय में आप चल के देखिए, आप 10 दिन तो सच्चाई के राह पे चलिए, सत्य बोलिए, जो बातें सत्य है उसको बोलिए, बोल के देखिए, आपका जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं, हर चीज में करप्शन, गवर्नमेंट हर एक छोटा सा हमें काम कराना है। हमारा बिहार का कल्चर ऐसा है, सबके लिए एक सपोर्ट में आदमी चाहिए। हर काम में करप्शन, ब्लॉक में जाए वहां करप्शन, हम अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाए वहां करप्शन, छोटा से छोटा बैंक में जाए वहां करप्शन, मतलब हर जगह घूस भरा पड़ा है। सरकारी नौकरी के लिए लड़के ऐसे बात करते हैं जैसे बिना घूस की दुनिया ही नहीं है। 3 लाख देंगे तो ये होगा, 5 लाख देंगे तो ये होगा, 7 लाख देंगे तो ये होगा, और घूस दे देंगे दहेज ले लेंगे। अरे भाई, समस्या को तुम और बढ़ा रहे हो। समस्या को खत्म करना है और आप खत्म करने की जगह उसे और बढ़ाते जा रहे हैं। यह कैसे बदलेगा? आप सोचिए कि भीमराव अंबेडकर ने तय किया कि आरक्षण देश में 10 सालों तक रहेगा ताकि सब में समानता आ जाए, जातिगत आरक्षण। उसके बाद उसको 10 साल और बढ़ाया जा सकता है अगर चीजें नहीं सुधरी तो। लेकिन ये 75 सालों में आरक्षण का मुद्दा नहीं सुलझा और राजनीति इसको नहीं ठीक कर सकती। राजनीति में हिम्मत नहीं है, राजनीति वही करती है जिससे राजनीतिक लाभ होता है। आप देखिए, आरक्षण की समस्या सुलझाने के बजाय गवर्नमेंट एक और आरक्षण दे दी, EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। अब बताइए, हम मांग कर रहे हैं कि आरक्षण से मुक्ति करिए, मतलब समस्या का समाधान यह है कि और समस्या में धकेल दिया जाए आपको। बीमारी का समाधान यह है कि इस बीमारी के ठीक नहीं है, एक और बीमारी ले लीजिए साथ में आप। ऐसे किसका इलाज होता है आप बताइए? अरे जिनको आरक्षण मिल रहा है वे खुल के आगे आए। उस वर्ग के, उस जाति के युवा सामने अगर कहें कि हमें आरक्षण नहीं चाहिए जाति के आधार पे, आप सोचिए ना कि कहाँ एक जाति गरीब है और एक जाति अमीर है। हर जाति में लोग गरीब हैं, हर जाति में लोग अमीर हैं। सरकार आर्थिक रूप पे सर्वेक्षण कराए, आर्थिक रूप पे सर्वे कराए और सर्वे करा के उस पे तय करे जो अगड़ी जाति से है, पिछड़ी जाति से है, दलित जाति से, अनुसूचित जाति से, जो आगे होंगे, जो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, उनको कोई लाभ नहीं मिलेगा। और जो सामान्य जाति से है या दलित या पिछड़ी जाति से, अगर आर्थिक रूप से कमजोर हैं तो सरकार उनको मदद करे, उनको प्रमोशन के लिए आरक्षण तय करे। तो आरक्षण आर्थिक तौर पे होना चाहिए और ये उन लोगों को बोलना चाहिए जो जातिगत तौर पे इसका लाभ ले रहे हैं। क्योंकि जाति के तौर पे कोई आज पिछड़ा नहीं है, समाज बदल चुका है। यह 1947 वाला भारत नहीं है, बहुत कुछ बदल चुका है। और आज 2020 के अनुसार से हमें चीजें तय करनी होंगी कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे। 2020 के अनुसार हमें चीजें तय करनी होंगी। हम जातिगत भेदभाव को दूर करें। आप सोचिए, 2 लड़का जन्म लेता है, भगवान तो सबको एक समान बनाते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, 2 चेहरा, और यहाँ जन्म लेते उसको हम बांट देते हैं। यह बड़े जात का है, यह छोटे जात का है। उसका मन कुंठाओं से भर देते हैं, जैसे लड़कियों को कुंठित कर देते हैं। कोई काम करती है टोकते हैं, घर से बाहर जाती है टोकते हैं, बाजार जाती है टोकते हैं, खेलने जाने के लिए कहे तो टोकते हैं, स्कूल में कैसे जाना है उसको तो हम कुंठित कर दिए, कमजोर कर दिए। उसी तरह से हम जातिगत भावनाओं से करते हैं। यही बिहार की कमजोरी है। हम सब भारतीय हैं। आज स्वतंत्रता का दिन है, मिटा दीजिए इन सब चीजों को। मैं तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं बताता हूँ कि जातिगत चीजें कहाँ से, यह जाति कहाँ से शुरू हुई। यह जाति आधारित व्यवस्था नहीं थी, यह व्यवसाय आधारित व्यवस्था थी।
आज से 2400 साल पहले जब वैदिक काल था, ऋग वैदिक काल में ये सब चीजें तय हुई थी। 2400 ईस्वी पूर्व, लगभग 4500 वर्ष पूर्व यह जातिगत व्यवस्था हमारे सनातन समाज में या भारतीय समाज में आई। जो लोग ज्ञान देने का, ज्ञान लेने का काम करते थे उन्हें ब्राह्मण कहा गया। जो लोग रक्षा सुरक्षा का काम करते थे उन्हें क्षत्रिय कहा गया। जो लोग व्यापार जगत में थे, व्यवसाय करते थे, उन्हें वैश्य कहा गया। और जो लोग मजदूरी करते थे, मेहनत कसते, जो प्रोडक्शन के कामों में लगे हुए थे, उन्हें कहा गया शूद्र। देखिए, तो हमें इन सब चीजों से निकलना है। आज प्रधानमंत्री का मैं भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने भारत को ODF किया, ओपन डेफिकेशन फ्री, खुले में शौच से मुक्त। अब बताइए, हास्यास्पद नहीं लगता? अगर आप कहीं भी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, अगर आप बिहार में रहते हैं, तो इसको तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कहीं खुले में शौच से मुक्त नहीं है। इसके ये भी हम नहीं कर सकते, इसके लिए भी सरकार आएगी तो करेगी। आप सोचिए, हर गांव के युवा एक साथ जुड़े सब लोग, और सब अपने घर के लोगों को, अपने मोहल्ले के लोगों को, अपने घर की महिलाओं को, अपने घर के पुरुषों को ये बातें समझाएं कि हमें खुला में नहीं जाना है, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम सुबह शाम उसी सड़क पे, उसी बांध पे जाएंगे, लेकिन वॉकिंग करने के लिए जाएंगे, टहलने के लिए जाएंगे, खुले में शौच के लिए नहीं जाएंगे। एक और तो हम महिलाओं को इज्जत के नाम पे घरों में बांध कर रखते हैं कि तुम बाहर नहीं निकलोगी, और दूसरी ओर उसी महिला को बाहर भेज देते हैं शौच के लिए, खुले में बैठने के लिए। ठीक, तो इससे ये हमारे, आप सोचिए ये किस प्रकार का समाज है। ये भी तो हम बदल सकते हैं। हम खुले में जो शौच है, प्रधानमंत्री तो कह दिए कि खुले में शौच से मुक्त हो चुका है देश, लेकिन हमें तो हंसी आती है, कहाँ मुक्त हो चुका है? आप हमें बताइए ना, ये कहाँ मुक्त हो चुका है? और हमें इसको दूर करना है। गांव से लेकर, एक एक गांव से लेकर शहर तक हम शौच से मुक्त हम कर सकते हैं। हम युवा कर सकते हैं। आप एक मंच के नीचे जुड़िए, एक साथ जुड़िए और सबको समझाइए। जिनके पास पैसे नहीं है, पैसे वसूलिए। यज्ञ करने के लिए हम 25-25 लाख रुपए वसूल लेते हैं एक छोटे छोटे गांव में। क्या इन चीजों के लिए हम नहीं वसूल सकते? ये सब चीजें नहीं की जा सकती जिसमें सरकार भी मदद कर रही है, जनप्रतिनिधि भी मदद कर रहे हैं, समाज के लोग थोड़ा सा आगे आए, क्योंकि परिवर्तन समाज ही करेगा। इसी सब चीजों के कारण हम दुनिया में पीछे छूट जाते हैं। हम अपने ही देश में बिहारी 3rd क्लास बोले जाते हैं। आपको शर्म नहीं आता? थोड़ा भी शर्म नहीं आता? यही आपकी कमजोरी है। आप दहेज प्रथा के कारण लड़कियों को मारते हैं, आप खुले में शौच में जाते हैं, आपके पास शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है। यही सब चीजें हमें 3rd क्लास बनाता है। और औद्योगिक संभावनाएं तो हमारे यहाँ शून्य है, रोजगार के अवसर 0 है। सब लोग सरकारी नौकरी पे है। हमारे बिहार यूपी के युवाओं की यही तमन्ना है, सब लोग सरकारी नौकरी खोजते हैं। आप सोचिए, सरकार सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती। सरकारी नौकरी सरकार इसलिए देती है ताकि उसके सरकारी काम ठीक से चल सके। यह समझिए, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती। काम सबको चाहिए। ये कहिए कि हमें काम चाहिए। सरकार से कहिए कि हम आज चाइना से इतनी चीजें आयात करते हैं, बिहार में कंपनी लगाए, यहाँ पे इंडस्ट्री बैठा है, उद्योग बैठा है, उससे महिलाओं को जोड़े, कोऑपरेटिव को बढ़ावा दे, प्रोडक्शन को बढ़ावा दे। यहाँ तो लोग काम खोज रहे हैं, काम नहीं है करने को। हम तो प्रोडक्शन इतना करेंगे कि चाइना के हम पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन सरकारें तो आगे आए, और हमें भी सोचना होगा कि हम सरकारी नौकरी की रट छोड़ें। सरकारी नौकरी सबको नहीं मिलेगी। अगर 10 करोड़ आप युवा हैं तो 10 करोड़ सरकारी नौकरी केवल उतना ही दिया जाता है जितना सरकार अपने काम को सुचारू ढंग से चला पाए। सरकारी नौकरी कोई प्रोडक्शन के लिए कंपनी नहीं है कि आदमी जितने ज्यादा होगा प्रोडक्शन उतने ज्यादा होने लगेगा। और टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आएगा, मनुष्य जो मानव है, जो मैन पावर है, वह वहां पे कम होगा। उसके जगह पे संसाधन होंगे, टेक्नोलॉजी होगी, मशीन होगा। ठीक ना? हमें काम करना है, हमें प्रोडक्शन को बढ़ाना है, हमें उत्पादन को बढ़ाना है, हमें आत्मनिर्भर बनना है। बातें तो बहुत सारी हैं। मैं आप सबसे फिर आह्वान करता हूं, युवाओं से फिर आह्वान करता हूं कि आप एक होइए। इन तमाम समस्याएं जो समान अधिकार और न्याय महिलाओं लड़कियों से लेकर, ठीक ना, एक चीज फिर मैं ऐड करता हूं, लोग लड़कियों को शाम को घर से 7 बजे के बाद बाहर नहीं निकलने देते। आप सोचिए क्यों? थोड़ा सा सोचिए क्यों?
खतरा है, उसको खतरा है, उसके साथ गलत चीज हो जाएगी, गलत काम हो जाएगा, छेड़खानी होगी। कौन करेगा? लड़की करेगी, लड़की करेगी, करने वाला तो लड़का ही होगा। तो लड़की तो पीड़ित है। आप सोचिए कि आप किसी सड़क से जाते हैं और वहां एक चोर लुटेरा रहता है, वो आपको लूटता है, तो गलत चोर है कि गलत आप हैं कि सड़क पे जा रहे हैं? गलत चोर है। तो अगर लड़की घर से बाहर निकलती है, उसके साथ कुछ गलत होता है, करने वाला लड़का होता है, तो अगर वो लड़की गलत है कि वो लड़का गलत है? और जब लड़का गलत है तो सारे माँ बाप अपने बेटे को बंद करो ना 7 बजे के बाद शाम को, तो घर से मत निकल, आपके चलते खतरा है, लड़कियों को खतरा है, बेटियों को खतरा है। मैं फिर कहता हूं, अगर मेरी बात को एक भी लड़की सुन रही हो तो आप इसको दूर दूर तक पहुंचाइए। मैं आपकी आवाज को उठा रहा हूं, मैं उठाता रहूंगा, यह संकल्प है मेरा। यह जीवन सबका एक दिन समाप्त होगा, यह नश्वर जीवन है, लेकिन हम समानता और न्याय के लिए अगर लड़ के मरे तो हम अमर होंगे। तो मैं फिर युवाओं से कहता हूं, आप एक होइए, आप अन्याय के खिलाफ, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, जो हमारे समाज में गलत चीजें हैं उनके खिलाफ आप एक होइए, सब एक होइए, सब एक मंच पे आइए। हम अगर आपस में लड़ते रहेंगे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पे, हम कमजोर हो जाएंगे। हम एक हों, हम अपने गांव में पहले करके दिखाएं कि दूसरे गांवों के लिए आदर्श बने, हम अपने जिले में करके दिखाएं कि दूसरे जिले के लिए आदर्श बने, और उसके बाद हम पूरे राज्य में करके दिखाएं कि वह पूरे राज्य के लिए, पूरे देश के लिए आदर्श बने, और आखिरकार वह दुनिया के लिए आदर्श बने। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप परिवर्तन करके दिखाइए, दुनिया को राह दिखाइए कि हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अगर आप ठान लें, अगर आत्मबल आपके अंदर पैदा हो जाए, अगर आपके अंदर वो स्वाभिमान पैदा हो जाए, तो आप कर सकते हैं। मैं फिर कहता हूं, आप कर सकते हैं। बदलाव युवा ही करते हैं, किसी कालखंड परिस्थिति में बदलाव युवा ही करते हैं। मैं फिर कहता हूं, अंत में यही कहना चाहूंगा कि मेरी इच्छा है कि भारत दुनिया में हर क्षेत्र में सर्वोच्चता को हासिल करे, अपना नेतृत्व दुनिया को प्रदान करे। हम आध्यात्मिक तौर पे नेतृत्व दें, राजनीतिक तौर पे नेतृत्व दें दुनिया को, हम सांस्कृतिक तौर पे भी नेतृत्व करें दुनिया का, हम आर्थिक मोर्चे पे भी दुनिया का नेतृत्व करें, हर क्षेत्र में हम दुनिया का प्रतिनिधित्व करें और दुनिया का मार्गदर्शन करें, और भारत जो विश्व गुरु था उसको हम फिर से विश्व गुरु बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक बार फिर आप सबको इस 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, कोटि कोटि शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।